दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकस चैनल। दोस्तों आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक बहुत बड़ी वैकेंसी और बहुप्रतीक्षित वैकेंसी को भी जारी कर दिया गया है। सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय परीक्षा यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम जिसकी प्रतीक्षा आप लोग कर रहे थे वह वैकेंसी भी आ गई है। तो चलिए विस्तृत नोटिफिकेशन भी मिल गया है मुझे और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं क्योंकि विज्ञापन बहुत बड़ा है। ठीक है, और पूरा विज्ञापन देखना, पूरा विज्ञापन पढ़ना बहुत कठिन काम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी देख लेते हैं और कुछ और चीजें जो रह जाएंगी उसको बाद में देख लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो विज्ञापन संख्या क्या है? A7E1 2025 और 4/9/2025 मतलब 4 सितंबर से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है। महत्वपूर्ण तिथियों को देख लेते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वह है 4 सितंबर 2025 और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है वह है 6 अक्टूबर 2025। ठीक है, ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि जो है वह है 13 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो इन तिथियों को याद रखिएगा। 4 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं इन्हें ध्यान रखेंगे। अब देखिए जैसे जीआईसी प्रवक्ता में दिया, जैसे जीआईसी एलटी में दिया, वैसे ही आयोग ने इसमें भी आपको सचेत किया है कि जो आवेदन किया जाएगा ऑनलाइन आवेदन, उसके पहले आपको ओटीआर कराना होगा और जब भी आपको फॉर्म भरना हो तो उसके 72 घंटे पहले आप ओटीआर जरूर कर लें और वहां से वो आयोग की साइट से ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें, उसके बाद फॉर्म भरें। ठीक है, तो उसी के संबंध में पूरा डिटेल दिया गया है कि ओटीआर कैसे करना है और उसके बाद कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जानते हैं क्योंकि आपने एलटी और जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म भरा है, नहीं भरा है तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओटीआर आपको करना है, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आवेदन शुल्क की। देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करना है आपको। ठीक है, तो अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मतलब ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 100 रुपए ऑनलाइन फीस है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है 25 रुपया यानी टोटल 125 रुपया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है कुल 65 रुपए है। दिव्यांग जन के लिए है 25 रुपए। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपए है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और महिला और कुशल खिलाड़ी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो भी उनमें आएगा उसे दे सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग भी इसी जनरल वाली कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन तीनों का 125 रुपए शुल्क है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे, इतना शुल्क है। देखिए अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय मुख्य लिखित परीक्षा 2025 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों को चयन करने हेतु प्रदेश के जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब पहले प्री परीक्षा होगी, लेकिन जो चयन होगा वह मुख्य यानी लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। ठीक है, प्री परीक्षा एक आयोजित की जाएगी और प्री परीक्षा जो लोग पास करके मेंस परीक्षा देंगे तो जो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी, जो चयन होगा वो कैसे होगा, वह मेंस परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को जोड़ करके रिजल्ट बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिए मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस तक पहुंचने के लिए प्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। परीक्षा की तिथि और केंद्र की सूचना अभ्यर्थियों को बाद में ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। देखिए रिक्तियों की संख्या के बारे में जान लेते हैं। रिक्तियों की जो संख्या है वह टोटल है 1253। ठीक है, विषयवार आरक्षण वाली रिक्तियां तथा दिव्यांग जन की उप श्रेणियों का विस्तृत विवरण दिया गया है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। आवश्यकता अनुसार रिक्तियां घट बढ़ सकती हैं, ये तो लिखा ही रहता है। पद की जो प्रकृति है वह समूह का और राजपत्रित मतलब गस्टेड पद है समूह का और लेवल 10 का पद है। वेतनमान है न्यूनतम 57,700 वेतन और अधिकतम 1,82,400 यूजीसी पे स्केल के हिसाब से। ठीक है ना। आरक्षण आप जानते हैं कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है, जो नियमावली है उसी के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा, उसी के अनुसार आरक्षण लागू है। ठीक है, तो आरक्षण के संबंध में ये पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है। साथ ही ईडब्ल्यूएस के संबंध में यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है। ठीक है, वही विवरण है जो जीआईसी प्रवक्ता और एलटी एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए कुछ अन्य चीजें देख लेते हैं। देखिए शैक्षिक अर्हताओं से संबंध में देख लेते हैं। देखिए वैवाहिक परिस्थिति के बारे में देखते हैं। ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी हो पात्र नहीं होंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त में छूट न प्रदान की हो, मतलब अगर राज्यपाल ने छूट प्रदान कर दिया है तो आप
परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक अर्हताओं के बारे में जानते हैं। वनस्पति विज्ञान, रसायन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, सैन्य विज्ञान, रक्षा अध्ययन या दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, जंतु विज्ञान, सांख्यिकी, कंप्यूटर साइंस और फारसी या पर्शियन विधाओं के लिए, ये सबके लिए जो योग्यता है वह है कि पात्रता क अथवा ख। पात्रता क में क्या दिया है कि किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संगत संबद्ध विषय में 55% अंक के साथ निष्णात उपाधि अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि। मतलब 55% अंक के साथ आपको पीजी होना चाहिए। नेट की डिग्री तो तभी मिलती है, और आप अगर किसी विदेशी विश्वविद्यालय से हैं तब भी इसी प्रकार की 55% कम से कम आपका परसेंटाइल होना चाहिए। जहां परसेंटाइल है वहां भी इसी के समतुल्य होना चाहिए 55% अंकों के साथ। ठीक है ना। दूसरा है उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET लिखा है, मतलब नेट है। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये NET वो वाला NET नहीं है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा ये नेट है। ठीक है ना। UGC नेट उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित किसी इसी प्रकार की परीक्षा या SLN मतलब स्लेट है और सेट है। ठीक है, SLET लिखा है, स्लेट और सेट उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग MPhil PhD उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया विनियमन 2009 अथवा 2016 और समय समय पर इसे बाद में किए गए संशोधनों जैसा भी मामला हो अनुसार PhD की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें नेट, स्लेट, सेट से छूट प्रदान की जाएगी। जो 2009 और 2016 की जो नियमावली थी उसके अनुसार जिससे छूट प्रदान की गई थी उन्हें थोड़ी सी छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसके संबंध में विस्तृत विवरण दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई इसमें बहुत विशेष बात नहीं है, कोई बदलाव वाली विशेष बात नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए शैक्षिक अर्हता के संबंध में कुछ अंतः संबद्ध विषय हैं जिनको एक साथ ऐड कर दिया गया है। जैसे उनको जान लेते हैं। यह जानना बहुत आवश्यक है कि अगर किसी ने भाषा विज्ञान के साथ पीजी किया है तो वो किस विषय के साथ उसका ऐड होगा। तो शैक्षिक अर्हता के संबंध में जो अंतर संबद्ध विषय है, देखिए हिंदी के साथ भाषा विज्ञान जुड़ा है। जो भाषा विज्ञान से पीजी है या PhD है वह हिंदी विषय में अपना फॉर्म डालेगा। ठीक है, उर्दू में कोई नहीं है। अंग्रेजी में भाषा विज्ञान और अप्लाइड अंग्रेजी दोनों शामिल किए गए हैं। संस्कृत में निष्णात उपाधि, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में आचार्य की उपाधि प्राप्त करने वाले भी इसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में क्या होगा कि जो मान लीजिए कोई संस्कृत साहित्य पढ़ा है और कोई संस्कृत का वैदिक पढ़ा है तो सबको इसमें शामिल किया गया है। कला, चित्रकला, ड्राइंग, पेंटिंग में कोई अंतर संबंध विषय नहीं है। संगीत गायन में कोई नहीं है। संगीत सितार वादन में कोई नहीं है। संगीत तबला में कोई भी नहीं है अंतर संबंध विषय। इतिहास एक बड़ा विषय है, और पहले इतिहास का क्या होता था, प्राचीन इतिहास के अभ्यर्थी अलग फॉर्म भरते थे और जो मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास मतलब एक इतिहास होता था, एक प्राचीन इतिहास होता था। अब इसे खत्म कर दिया गया है, इतिहास को कंबाइन कर दिया गया है। अब इसमें आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व जिससे भी किसी ने पीजी किया है वह इतिहास विषय में फॉर्म डालेंगे, कंबाइंड हो गया है। ठीक है, तो एक बड़ी राहत है इतिहास विषय के अभ्यर्थियों के लिए। भूगोल में कोई अंतर संबंध विषय नहीं है। मनोविज्ञान में भी कोई नहीं है। शिक्षा शास्त्र में भी कोई नहीं है। शिक्षा शास्त्र में मास्टर ऑफ एजुकेशन को शामिल किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। दर्शन शास्त्र में कोई नहीं है। समाज शास्त्र के साथ सोशल वर्क विषय के अभ्यर्थी शामिल होंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र में व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, और राजनीति शास्त्र में जिन्होंने लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों में से किसी से भी पीजी किया है वह भी राजनीति शास्त्र में अपना फॉर्म डालेंगे। शारीरिक शिक्षा में MPEd और MPE दोनों के अभ्यर्थी इसमें अपना फॉर्म डालेंगे। सैन्य विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं या सैन्य अध्ययन के वो रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन वाले अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। गृह विज्ञान के साथ किसे किसे जोड़ दिया गया है, फूड एंड न्यूट्रिशन को जोड़ दिया गया है, क्लॉथिंग टेक्सटाइल को जोड़ दिया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट को जोड़ दिया गया है, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट को भी गृह विज्ञान के साथ जोड़ दिया गया है। इनमें से किसी से आप पीजी हैं, नेट है, तो आप गृह विज्ञान में अपना फॉर्म डालेंगे। ठीक है ना। वाणिज्य के साथ जोड़ा गया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को जोड़ दिया गया है, और अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अभ्यर्थी भी वाणिज्य में फॉर्म भरेंगे, और इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अभ्यर्थी भी वाणिज्य में फॉर्म भरेंगे। ठीक है ना। रसायन विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं वह व्यवहारिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन, फार्मास्यूटिकल ये सभी रसायन विज्ञान में आएंगे। ठीक है, किसी से आप पीजी हैं तो रसायन विज्ञान में अपना फॉर्म डालेंगे। अब वनस्पति विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं इसमें कुछ जो अंतर संबद्ध विषय है, जैसे प्लांट साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और मैरीन बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इन्वायरमेंटल साइंस है और लाइफ साइंस है। इसमें से अगर आपने किसी से पीजी किया है तो आप अपना जो फॉर्म है वह वनस्पति विज्ञान में भरेंगे। ठीक है, याद रखिएगा।
कौन कौन सा है? प्लांट साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रो बायोकेमिस्ट्री है, मैरीन बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस है और लाइफ साइंस। अगर आपने इनमें से किसी भी विषय से पीजी किया है तो आप वनस्पति विज्ञान में अपना फॉर्म भरेंगे बॉटनी के अंतर्गत, ठीक है। और जूलॉजी में भी कुछ विषयों को अंतर संबद्ध किया गया है, जैसे एनिमल साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस है, फिशरीज है एंड लाइफ साइंस है। तो यह अभ्यर्थी जो है प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी में अपना फॉर्म डाल सकते हैं, डालेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए गणित में कोई अंतर संबद्ध विषय नहीं है, भौतिकी में व्यवहारिक भौतिकी को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। सांख्यिकी में कोई अंतर संबद्ध विषय नहीं है, कंप्यूटर साइंस में कोई अंतर संबद्ध विषय नहीं है और पर्शियन में कोई अंतर संबद्ध विषय नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसी आपकी योग्यता होगी और उस हिसाब से उस विषय में आप अपना फॉर्म डालिएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अधिमानी अर्हताओं में अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधे मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा की हो, ठीक है, इसे अधिमान दिया जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, वाद विवाद संगोष्ठियों, खेलकूद, अन्य पाठ्यानुवर्ती कार्यकलापों में उच्च स्तर की प्रवीणता प्रदर्शित की हो, जिसमें किसी महाविद्यालय में निवेश कार्यक्रमों में गरिमा के साथ भाग लेने, इन्हें अधिमान दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब अधिमान का वरीयता होता है, अधिमान का मतलब क्या होता है? वरीयता होता है अगर 2 लोग सेम कटाव पे आते हैं या कोई अन्य बात होती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। उपर्युक्त पदों की संगत सेवा नियमावली विनिमय, इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा समूह का सेवा नियमावली 1985 यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अध्यापकों की चयन प्रक्रिया नियमावली 2014, ठीक है। अब देखिए यूजीसी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षकों अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति, न्यूनतम अर्हताएं, उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय संबंधी विनियम 2018 यथा संभव, ये सब चीजें उसमें नियमावलियों में शामिल है। देखिए आयु सीमा, आयु सीमा क्या है? आयु सीमा अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। उनका जन्म यानी 2 जुलाई 1985 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन है तो अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित है, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा में छूट के बारे में भी बताया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति की अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के देखिए बेसिक शिक्षा के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी मिलेगा, तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी और उत्तर प्रदेश आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा सेना में की गई सेवा अवधि 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, सबके लिए अलग अलग जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। मुख्य और लिखित परीक्षा के संबंध में सूचनाएं दी गई हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी मुख्य या लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा और अनारक्षित अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 लिया जाएगा और 25 रुपया ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लिया जाएगा और साथ ही अन्य अभ्यर्थियों के लिए उनके लिए अभ्यर्थी 105 रुपया लिया जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह मेंस की जो परीक्षा शुल्क है वो अलग से लिया जाएगा, यह बताया गया है आपको, ठीक है ना। दोबारा आपको फॉर्म भराया जाएगा मेंस का और उस हिसाब से फिर से आपसे मेंस का परीक्षा शुल्क लिया जाएगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा में आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। जो अभी दावे आप करेंगे उसे मुख्य परीक्षा में संलग्न करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने दावे आप फॉर्म भरते समय करते हैं वो सभी दावे आपको मुख्य परीक्षा में दिखाने हैं, उसकी हार्ड कॉपी आपको देनी है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश भी दिए गए हैं। देखिए दिया गया है हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्म तिथि है तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो जो आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए वो हाई स्कूल या इसके समकक्ष कोई परीक्षा आपने पास किया हो उसी के अनुसार आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए और जब मांगा जाएगा तो आपको वही उपलब्ध कराना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में किए गए दावे की पुष्टि में अंक प्रमाण पत्र उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड।
और दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र अभिलेख संलग्न न करने पर, प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी दिया गया है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है, ठीक है। तो याद करिएगा, याद रखिएगा कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह आपके इसमें बताई गई हैं। देखिए, एक खास बात है, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना, यानी प्री में 15 गुना लोग क्वालिफाई करा जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 15 गुना लोग क्वालिफाई कराएंगे। नियुक्ति के लिए जो चयनित अभ्यर्थी हो जाएंगे उनका जो है स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा, मेडिकल भी होगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आयोग के सभी पत्राचार, अगर आयोग में कोई पत्राचार आप कर रहे हैं तो उसमें विज्ञापन संख्या, ओटीआर नंबर, जन्म तिथि, पिता या पति का नाम और अनुक्रमांक यदि दिया गया हो तो इसका उल्लेख करिए, उसके बाद आयोग के साथ पत्राचार करिएगा, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि प्री परीक्षा में 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा पद की अनिवार्य अर्हता में सम्मिलित हो रहे हैं वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वह पात्र नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी परीक्षा के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं वह दिया गया है और तमाम जो प्रमाण पत्र हैं जैसे EWS है और अनुसूचित जाति जनजाति का जाति प्रमाण पत्र है, पिछड़े वर्ग के लिए जो है, इसके सारे के सबके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। साथ ही जो दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है उसके बारे में भी दिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबके बारे में अलग से सब बताया गया है, जैसे पहले की उसमें आया था वैसे ही। अब देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा योजना है उसके बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहीं से परीक्षा की शुरुआत होती है। जो प्रारंभिक परीक्षा है वह वस्तुनिष्ठ परक होगी। प्रश्न पत्र की संख्या 1 है, ठीक है। एक प्रश्न पत्र होगा, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जीएस के 30 प्रश्न होंगे और वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न होंगे, ठीक है। जबकि गणित में वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न मात्र होंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कुल 150 प्रश्न होंगे और समयावधि 2 घंटा होगी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब जो प्री पास होगा वही मेंस में जाएगा। अब जो मेंस परीक्षा का जो प्रारूप है वह क्या दिया गया है कि परंपरागत है, मतलब लिखित परीक्षा होगी और प्रश्न पत्र की संख्या 1 ही रहेगी। प्रश्नों की जो संख्या है वह कुल 20 होगी, जो 10 + 10 में बटी होगी। कुल पूर्णांक होंगे 200 यानी 80 और 120 अंक के। समयावधि होगी 3 घंटे, ठीक है ना। कुल 20 प्रश्न मेंस परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब देखिए, जो 10 + 10 है उसका क्या मतलब है कि इसके अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरी प्रश्न जिनके उत्तरों की जो सीमा है वो 125 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होगा। जो 125 शब्द वाले प्रश्न होंगे वो 8 नंबर के होंगे और जो अन्य 10 प्रश्न होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों की होंगी और यह 12 अंकों के होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार कुल कितना हो गया, तो 200 अंकों की मुख्य परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार 25 अंक का आयोजित कराया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और मेंस के नंबर और उसके आधार पर देखिए लिखा है नोट, प्रश्नगत लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षण के प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा। उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना। अब देखिए, जो प्री के लिए जो जीएस का सिलेबस दिया गया है बहुत शार्ट में निपटा दिया गया है। जैसे सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास। देखिए, भारत का इतिहास बस 3 शब्दों में लिखा है और उसके साथ लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित, मतलब पूरा इतिहास पढ़ना है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, ठीक है, यह भी पढ़ना आपको। भूगोल, भारत तथा विश्व पूरा पढ़ना है आपको। मानसिक योग्यता, सांख्यिकी, आंकड़ों का विश्लेषण भी आपको, थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ना है और डाटा एनालिसिस भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया जीएस का पूरा सिलेबस। यानी अगर आप देखेंगे तो एलटी का सिलेबस, जीआईसी प्रवक्ता का सिलेबस और जीडीसी का जो जीएस का सिलेबस है वो तीनों एक ही है और लोक सेवा आयोग जैसे पूछता रहा है वैसे ही पूछेगा यहाँ से, ठीक है ना। अब उसके बाद प्रत्येक विषय के अलग अलग पूरा सिलेबस दिया गया है। बहुत बड़ा सिलेबस है और आप हर विषय का देख लीजिए। सबसे बड़ा सिलेबस तो मुझे लगता है इतिहास विषय का है, क्योंकि इतिहास विषय के जो प्राचीन इतिहास था और आधुनिक इतिहास सबको एक में जोड़ दिया गया है। तो बहुत बड़ा सिलेबस है, आप लोग विषय के हिसाब से देख लेंगे। हम अभी टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को डाल देते हैं, वहां से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो रिक्तियां हैं उनको देख लेते हैं विषयवार, ठीक है। तो जल्दी से चलिए रिक्तियों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण विषय है। जैसे वनस्पति विज्ञान में पदों की संख्या टोटल है 79 है, अनारक्षित है 33 और अनुसूचित जाति की 16 है, अनुसूचित जनजाति की है 3, अन्य पिछड़ा वर्ग की 20, ईडब्ल्यूएस की 7,
और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 1 है, और जबकि महिलाओं के लिए 15 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, इसी तरह रसायन विज्ञान में 87 सीटें हैं, वाणिज्य में 157 सीटें हैं, चित्रकला में 8 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में 61 सीटें हैं, शिक्षा शास्त्र में 14 सीटें हैं, अंग्रेजी में 92 सीटें हैं, भूगोल में 46 सीटें हैं, हिंदी में 87 सीटें हैं, इतिहास में 58 सीटें हैं, गृह विज्ञान में 28 सीटें हैं, गणित में 79 सीटें हैं, सैन्य विज्ञान या रक्षा अध्ययन में 2 सीटें हैं, दर्शन शास्त्र में 14 सीटें हैं, शारीरिक शिक्षा में 59 सीटें हैं, भौतिक विज्ञान में 60 हैं, राजनीति विज्ञान में 57 सीटें हैं, मनोविज्ञान में 31 सीटें हैं, संगीत और गायन में 6 सीटें हैं, संगीत वादन सितार में 4 सीटें हैं, संगीत वादन तबला में है 4 सीटें, संस्कृत में है 56 सीटें, समाजशास्त्र में 78 सीटें हैं, उर्दू में 3 सीटें, जंतु विज्ञान में 79 सीटें, सांख्यिकी में 2 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 1 है और फारसी या पर्सियन में 1 सीट है। ठीक है, अब कुछ और जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान में 87 टोटल सीटें हैं, 40 जनरल हैं, 15 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग, 8 ईडब्ल्यूएस और स्वतंत्रता सेनानी की 1 सीट है, 17 सीटें महिलाओं के लिए हैं। वाणिज्य में सबसे ज्यादा सीटें हैं, जिसमें 14 अनारक्षित हैं, 157 सीटें हैं टोटल। इसमें 14 अनारक्षित हैं, 31 अनुसूचित जाति की है, 5 अनुसूचित जनजाति की है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 42 है, ईडब्ल्यूएस की 15 है, स्वतंत्रता सेनानी की 3 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 31 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है ना, इसी तरह देख लेते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी की 92 सीटें हैं, 41 सीटें हैं जनरल की, 16 सीटें हैं अनुसूचित जाति की, 3 अनुसूचित जनजाति, 23 अन्य पिछड़ा वर्ग की है और 9 सीटें डब्ल्यूएस की हैं, 1 सीटें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की है, जबकि 18 सीटें महिलाओं की है। ठीक है, भूगोल विषय को देखते हैं। देखिए, भूगोल में 46 सीटें टोटल हैं, जिसमें 23 जनरल की हैं, 8 अनुसूचित जाति की हैं, अनुसूचित जनजाति की सीटें इसमें नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 11 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कोई सीट नहीं है और 9 सीटें जो है महिलाओं के लिए हैं। इसमें दिव्यांग जनों के लिए भी 1 सीट है। ठीक है ना, देखिए दिव्यांग जनों की कैटेगरी अलग दी गई है, कहीं 1 सीट कहीं 2 सीट उसमें दिखाया गया है। ठीक है, इतिहास विषय में देखिए भूगोल हो गया। अब हिंदी में देखते हैं, हिंदी में 87 सीटें हैं टोटल, 40 सीटें अनारक्षित हैं और 16 सीटें अनुसूचित जाति की है, 1 सीट अनुसूचित जनजाति की, 22 पिछड़ा वर्ग की है और 8 सीटें डब्ल्यूएस की, 1 सीट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की और 17 सीटें महिलाओं के लिए हैं। इसी तरह इतिहास में देखते हैं 58 सीटें हैं, जिसमें 25 सीटें अनारक्षित हैं, 12 सीटें अनुसूचित जाति की और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति की, 14 अन्य पिछड़ा वर्ग की, 5 ईडब्ल्यूएस की, 1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की और 11 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो इसी तरह सारे विषय दिए गए हैं। जैसे संस्कृत देख लेते हैं, संस्कृत में 56 सीटें टोटल हैं, जिसमें 25 जनरल हैं और 10 सीटें अनुसूचित जाति, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति और 14 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं, 5 सीटें डब्ल्यूएस की हैं, 1 सीट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की है और 11 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी तरह समाजशास्त्र में कुल 78 सीटें हैं, जिसमें 35 जनरल हैं, 15 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 20 अन्य पिछड़ा वर्ग, 7 ईडब्ल्यूएस है, 1 सीट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की और 15 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, आप विषयवार रिक्तियों को देख सकते हैं और अपनी रिक्ति के अनुसार अपने हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। अन्य कोई अगर इसमें महत्वपूर्ण बिंदु होगा तो उसको लेकर मैं फिर से उपस्थित हूँगा और आज से ही आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और ध्यान रखिए, अगर आप जीडीसी जीआईसी के भी अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए गोल्डन अवसर है। तीनों परीक्षाओं में जीएस एक ही जैसा आएगा और जीएस में पढ़ा रहा हूँ, जीएस में पढ़ाऊंगा भी, रेगुलर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप केवल जीडीसी दे रहे हैं तब भी आप जो एलटी और जीआईसी का जीएस है जो हम पढ़ा रहे हैं लगातार, उसी के साथ जुड़ जाइए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीएस बहुत डिसाइसिव होगा। और पेपर आप जानते हैं कि जो हायर जीडीसी का जो पेपर होता है वो यूजीसी नेट की तरह होता है। ठीक है, तो जो पोर्शन थोड़ा सा अपने बस में करने लायक है उसको आप कर सकते हैं। जैसे आप जीएस को बेहतर कर सकते हैं और सब्जेक्ट को बेहतर कर सकते हैं प्री परीक्षा के लिए। ठीक है, तो अभी से लग जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारियों के साथ और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।